नमो नमः नमः संस्कृताय। यूट्यूब कक्षा ज्ञान विविध्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं समास प्रकरण और समास प्रकरण में अव्ययी भाव समास हमने पढ़ लिया है। गत कक्षा में अव्ययी भाव समास के सभी सूत्र हमने अध्ययन कर लिए हैं। अब अगला जो समास आता है वो है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास पढ़ने से पूर्व हम तत्पुरुष समास के बारे में सामान्य एक जो जानकारी है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं वो जानकारी हम अध्ययन करें। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे मित्रों तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की गत कक्षा में हमने परिभाषा भी पढ़ी थी। तो तत्पुरुष समास के लिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष अर्थात इसका तात्पर्य हो गया कि प्रायेण उत्तर पद अर्थ, मतलब उत्तर के पद का अर्थ प्रधान हो तो वह कौन सा समास कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तो तत्पुरुष समास की यह तो हो गई परिभाषा, परंतु तत्पुरुष समास के और भी जो भेद हैं तो उन भेदों में भी ये कहा गया है कि तत्पुरुष भेदो कर्मधार्य, तत्पुरुष भेदो कर्मधार्य और कर्मधार्य भेदः द्विगु, अर्थात तत्पुरुष का भेद तो है कर्मधार्य और कर्मधार्य का भेद है द्विगु। यह तत्पुरुष समास के भेद आते हैं। तो तत्पुरुष समास पढ़ने से पूर्व तत्पुरुष समास की परिभाषा हमने पढ़ी कि किसी पद के उत्तर पद का अर्थ यानी बाद के पद का अर्थ प्रधान हो, अपनी एक अलग ही महत्वपूर्णता रखता हो, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो यह हो गई तत्पुरुष समास की परिभाषा। अब तत्पुरुष समास का प्रारंभ हम करें। तो तत्पुरुष समास आपको मैं बता दूं कि तत्पुरुष समास प्रकरण में अपनी 70% भूमिका अपनी तत्पुरुष समास निभाता है। पूरे तत्व या पूरे समास प्रकरण में सबसे बड़ा जो समास है वो तत्पुरुष समास है और 70% भाग तत्पुरुष समास का ही है। तो आप समझ लीजिए कि अगर तत्पुरुष समास आपने पूरा अध्ययन कर लिया तो पूरा समास प्रकरण आपके समझ में आ जाएगा और पूरा समास प्रकरण आपके कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगी और पूरा समास प्रकरण आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो अब समास प्रकरण में तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा है, तो अब आप दिक्कत इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बड़ा तो है लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल ही है। जो पीछे सूत्र लगते आ रहे हैं तरीका वही है, सूत्र का परिवर्तन रहेगा और स्थिति में वही जो सूत्र कार्य करेंगे वही परिवर्तन आने वाला है और इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। तो इसलिए तत्पुरुष समास पढ़ना हम प्रारंभ करें। तो तत्पुरुष समास का सर्वप्रथम जो सूत्र आता है वो है तत्पुरुषः। इसमें कहा गया है यह एक अधिकार सूत्र है। अधिकारो अयम, अधिकार रखता है। कहाँ तक? अधिकारो अयम प्राग बहु, अर्थात अधिकार है, प्राग का अर्थ हो गया पूर्व, बहुव्रीहि है। बहुव्रीहि सूत्र जो बहुव्रीहि समास का प्रथम सूत्र है, बहुव्रीहि सूत्र है, उस सूत्र तक प्राग का अर्थ हो गया पूर्व, उस बहुव्रीहि सूत्र तक तत्पुरुष इस सूत्र का अधिकार रहेगा। तो तत्पुरुष यह सूत्र बहुव्रीहि, यह जो तत्पुरुष सूत्र है इसकी अष्टाध्यायी संख्या है दूसरे अध्याय का
पहले पाद का 22वां सूत्र है। और बहुव्रीहि समास में जो इसका प्रथम सूत्र आता है शेषो बहुव्रीहि। शेषो बहुव्रीहि सूत्र है, इसकी संख्या है दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 23वां सूत्र है। तो इस सूत्र 23वें सूत्र तक, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 23वें सूत्र तक, तत्पुरुष सूत्र तक 22 तक इसका अधिकार रहेगा। तो यह हो गई इसकी एक सामान्य जानकारी कि तत्पुरुष इसका प्रथम सूत्र है जो कि एक अधिकार सूत्र है, और अधिकार सूत्र होने के साथ साथ यह एक संज्ञा सूत्र भी है, क्योंकि तत्पुरुष एक संज्ञा विधायक सूत्र है और एक अधिकार सूत्र भी है। तो अपना अधिकार रखता है प्राग बहुव्रीहि सूत्र तक अपना अधिकार रखता है। तो यह हो गई इसकी एक सामान्य जानकारी। अब इसका एक अगला सूत्र आता है द्विगुश्च। द्विगुश्च ये इसका एक अगला सूत्र आता है। तो द्विगुश्च के लिए कहा गया है द्विगु अभी तत्पुरुष संज्ञम स्यात्। द्विगु अपि तत्पुरुष संज्ञम स्यात्, अर्थात द्विगु भी तत्पुरुष संज्ञक है। तो द्विगुश्च यह सूत्र भी, इसमें भी तत्पुरुष संज्ञा होती है। तो यह हो गया इसका दो सूत्र इसके हो गए। तो अब ये तो हो गए संज्ञा विधायक सूत्र और अधिकार सूत्र। अब जो आगे उदाहरण के जो सूत्र है वो हम पढ़ना प्रारंभ करें। तो सर्वप्रथम इसका एक सूत्र आता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि तत्पुरुष समास के अंदर, तत्पुरुष समास के अंदर तत्पुरुष समास प्रथमा और संबोधन, इन दो अर्थों के अंदर तत्पुरुष समास कभी नहीं होता। और प्रथमा और संबोधन को छोड़ के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन अर्थों में तो तत्पुरुष समास होता है, लेकिन प्रथमा और संबोधन इन दो अर्थों के अंदर तत्पुरुष समास कभी नहीं होता। तो तत्पुरुष समास का जो प्रथम सूत्र है, जो उदाहरण वाले जो सूत्र है, तो वो द्वितीयांत सूत्र ही है। तो वो सूत्र है द्वितीय। आपको मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ शब्दों को। द्वितीय श्रित, अतीत, पतित, गत, त्यक्त, प्राप्त और आपन्न। इन अर्थों के अंदर द्वितीयांत जो शब्द है, द्वितीयांत जो शब्द है उनका श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इन शब्दों के साथ समास होता है। जो द्वितीयांत जो शब्द है द्वितीय विभक्ति में, उनका इन शब्दों के साथ समास होता है। तो इन शब्दों के साथ समास होने पर श्रित, अतीत, पतित इत्यादि के उदाहरण देखिए। तो श्रित का उदाहरण हो गया कृष्ण श्रितः। अतीत का उदाहरण देखिए दुखा पीता। पतित का उदाहरण देखिए, तो पतित का उदाहरण हो गया नरक पतिता। और गत का उदाहरण देखिए तो जाता है, गत का अर्थ हो गया जाना, तो ग्राम गता, गाँव को जाता है। और अत्यस्त का अर्थ हो गया निकालना या छोड़ना, तो इसका भी हम ले लेते हैं ग्राम, क्योंकि ये तो शब्द है, इनका द्वितीयांत शब्द, हम कोई भी शब्द इसके उदाहरण अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि
होगी। ये तो द्वितीयांत शब्द के साथ इनका समास होना है, लेकिन जो हमारे लघु सिद्धांत में जो इनके उदाहरण है वो इसी प्रकार है कि ग्रामगता और अत्यस्त के साथ इसका समास हो गया। तो ग्रामात्यस्त प्राप्त का देखें तो ग्राम प्राप्त, गांव को प्राप्त होता है। आपने इस अर्थ में देखिए तो इसका उदाहरण है संदेहा, ये इनके उदाहरण हो गए। तो इन उदाहरणों के अंदर स्थिति वही जो हम करते आ रहे हैं पूर्व में, इनमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो केवल सूत्रों का होगा और इसमें आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक जो शब्द रूप की सिद्धि है मैं आपको हल करके बता देता हूँ, क्योंकि एक रूप के अनुसार ही पूरे रूप चलेंगे। सूत्र यही रहेगा, स्थिति वही रहेगी। परिवर्तन होगा तो केवल लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, और किसी में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो कृष्णाश्रित इसको हम हल करें तो कृष्णाश्रित का लौकिक विग्रह होगा कृष्णम श्रिता, कृष्णम श्रिता इसका हो गया लौकिक विग्रह। कृष्णम श्रिता इसका हो गया लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह इसका हो गया कृष्ण प्लस अम और श्रित प्लस सु, श्रित प्लस सु, ये इसका अलौकिक विग्रह हो गया। अब इसमें समास संज्ञा द्वितीया श्रित अतिथ पतित इत्यादि इस सूत्र से समास संज्ञा हो गई। तो द्वितीया इस सूत्र से हो गई समास संज्ञा, समास संज्ञा, और वही कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, और सुको धातु प्रातिपदिकों से सुख का लुक। जब सुख लुक प्राप्त होता है तो यहाँ पे स्थिति हमारे सामने आती है कृष्ण और श्वेता, यह स्थिति हमारे सामने आती है। कृष्ण और श्वेता यह स्थिति हमारे सामने आती है। और आगे वही जो हम करते आ रहे हैं उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग सूत्र आपको पता ही है दोनों। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग जब होता है स्थिति आती है, क्योंकि कृष्ण से श्रित थोड़ी दूरी में था। अब जब उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग होने के कारण श्रित कृष्ण के समीप आ जाएगा तो ये एक शब्द जुड़ जाएगा तो रूप बन जाएगा कृष्ण श्वेता। यह एक प्रातिपदिक हो गया। तो वही इसमें एक देश विकृत मध्यमवत की सहायता से शुभ उत्पत्ति और कृत समासता से प्रातिपदिक संज्ञा और सौ और दस इस सूत्र से सुप्रत्यय और सुप्रत्यय का। तो अब मैं शुभाधिकारी इसमें आपको लिख देता हूँ। शुभाधिकारी आप सबको पता ही है। तो शुभाधिकारी के अंदर स्थिति यहाँ पे बता देता हूँ कि कृष्ण शब्द जब प्रातिपदिक बन जाएगा तो इसमें प्रातिपदिक संज्ञा शुभोत्पत्ति होने के बाद में सौ और दस इस सूत्र से सुप्रत्यय और सुप्रत्यय होने के बाद के अंदर उपदेश से अनुनासिक इस सूत्र से ऊ की संज्ञा तस्य लोप से लोप, तो हलंत स हो जाएगा। तो कृष्ण श्रिता कृष्ण से जो स्वरूप यह एक सूत्र आता है, उस सूत्र से स का रू, फिर वापिस इसमें रू में ऊ है, उपदेश से अनुनासिक इस सूत्र से संज्ञा और तस्य लोप से लोप, फिर रह रहेगा। तो रह होने के कारण सर्वसांगी और विसर्जन इस सूत्र से रह का रूप विसर्ग हो जाएगा। तो हमारे सामने स्थिति आएगी कृष्ण श्वेता, यह रूप हमारा बन के तैयार होगा। तो कृष्ण श्वेता में आपको क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन हुआ तो लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह और समास विधायक जो सूत्र आता है वही परिवर्तन होता है और कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो बाकी के पूरे रूप ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि कृष्ण श्वेता के समान ही ये द्वितीयांत के साथ ही इन शब्दों का समास हो रहा है। द्वितीयांत ही है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन होगा तो केवल लौकिक विग्रह में, और लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह में आपको करके बता देता हूँ, और बाकी वही प्रक्रिया रहेगी।
प्रक्रिया चलेगी जो पीछे की रूप सिद्धि में होने की थी। दुखम अतिथि इसका अलौकिक विग्रह हो गया। फिर हो गया नरक पतिता, तो नरक पतित का लौकिक विग्रह वही होगा नरकम पतिता। नरकम पतिता ये इसका लौकिक विग्रह हो गया। लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह इसका करें तो नरक प्लस अम और पतित प्लस सु। इसका अलौकिक विग्रह, ठीक है। फिर होगा ग्राम गता, तो ग्राम गता का लौकिक विग्रह होगा ग्रामम गता। ग्रामम गता इसका लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह हो गया ग्राम प्लस हम। गतः प्लस सु, ये इसका अलौकिक विग्रह ये हो गया। फिर होता है ग्रामात्यस्थ, तो ग्रामात्यस्थ इसका करें तो वही ग्रामम ये इसका लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह ग्राम में हम है ग्राम प्लस अम, ठीक है। ग्राम प्लस अम और अत्यस्त प्लस सु, ये इसका अलौकिक विग्रह। यह हो गया इनका लौकिक और अलौकिक विग्रह। अब एक ग्राम प्राप्त और संदेहापन, तो ग्राम प्राप्त का हो गया ग्रामम प्राप्त, ये इसका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह करें तो ग्राम प्लस अप प्राप्त प्लस सु, ये इसका अलौकिक विग्रह। संदेहापन का लौकिक विग्रह करें तो संदेहम आपन्ना, ये इसका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह करें तो संदेह प्लस हम आपन्न प्लस, ये इसका अलौकिक। तो लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह मैंने आपको बता दिए। लौकिक और अलौकिक विग्रह इन दो में ही परिवर्तन होंगे और बाकी का वही प्रक्रिया वही समान तरीका चलेगा जो हमने कृष्णाष्टमी में पढ़ा था। तो अब यही भाव समास पूर्ण होने के बाद में तत्पुरुष समास हमने आज पढ़ा, और तत्पुरुष समास के अंदर जो द्वितीय तत्पुरुष समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास, यह हमने अध्ययन कर लिया। क्योंकि द्वितीय तत्पुरुष समास के अंदर द्वितीय तत्पुरुष समास इतना ही है और इसमें ज़्यादा कोई नहीं है। अब आगे हम पढ़ेंगे तृतीय तत्पुरुष समास। तो द्वितीय तत्पुरुष समास आज हमने अध्ययन कर लिया, और इससे द्वितीय तत्पुरुष समास में ज़्यादा कोई परेशानी आपको नहीं होगी, यह मेरे को आशा है। फिर भी कोई दिक्कत या कोई इसमें समझ में नहीं आए, लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह मैंने आपको बताया, फिर भी अगर सिद्धियां बनाने में आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो अवश्य कमेंट के माध्यम से आप बताएं। मैं पूरा प्रयास आपको करूंगा बताने का। तो आज के लिए हम इतना ही। आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे तृतीय तत्पुरुष समास। तो आज की कक्षा में इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृत।